Come and hear me. Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं ICAR IRA टेक्नीशियन के लिए सोशल साइंस की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कुछ सेशंस चल रहे थे। ये मैंने आपको ऑलरेडी अराउंड 70% आपका ही कवर हो चुका है। पूरी थ्योरी मैंने करवाई हुई है, 30% और बचा है, वो भी कवर कर लेंगे। आपका जो आपका इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड था, उसमें जो सबसे बड़े चैप्टर्स थे 3 वो खत्म हो चुके हैं। 3 4 5 समझ लो उन्हें, जो भी है, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा जो आपका यूरोप का सिनारियो चला है, ठीक है, वो हमने कवर कर लिया है। यूरोप जब बोलता हूँ तो रशिया, जर्मनी और आपका फ्रांस, तीनों कवर्ड है। देन अब यहाँ पे यार थोड़ी सी बातें और देखनी है, एक्चुअली में इतना सही नहीं है, बट ये मोस्ट टाइम टेकिंग पोर्शन था। और एमसीक्यूज करेंगे इसमें, अभी हम हर चैप्टर के और 50-50 एमसीक्यूज और करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। थोड़े से और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें रह रहे हैं। देन अभी ये जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये वाली क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको मनी एंड क्रेडिट तक करा दिया था और आज हम थोड़ा सा क्रेडिट के बारे में 5-6 मिनट देखेंगे। देन इसके बाद में ग्लोबलाइजेशन पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़नी है। क्लियर हो गया? माइंड में सबको सेट है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं आज। और क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमें पढ़ना है, तो आते हैं आगे। और ये सब चीज़ें मैंने आपको कुछ ग्राफ की स्टडी वगैरह कराई थी, ये सब मैंने करा दिया है, ठीक है। इवन मैंने आपको इकोनॉमिक्स को तो करंट के सिनारियो से जोड़ करके बताया, जो करंट के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा, वो भी करा दिया यार। और तो क्या ही करोगे। तो अब देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी? क्रेडिट की, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया क्रेडिट क्या कुछ होता है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्रेडिट आपका हेल्पफुल होता है किसी के लिए यहाँ पे दुखदाई बन जाता है क्रेडिट। तो अब जो ये क्रेडिट है, इसमें बेसिकली एक बात आई कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ समझनी है। नाउ अब सपोज करो यार, मैं यहाँ पे लोन लेने गया, बहुत ही गरीब आदमी हूँ मैं, मेरे पास में कुछ है नहीं, अब कुछ पैसा भी नहीं बचा। ले दे के एक ज़मीन का टुकड़ा बचा हुआ है, तो मैंने कहा चलो यार इसे गिरवी रख के कुछ पैसा लिया जाए, कुछ करेंगे लाइफ में, आगे बैठे बैठे क्या होगा। तो मैं गया एसबी के पास, मैंने कहा भाई थोड़ा सा लोन दे दो मुझे, ठीक है। मैं लोन लेने गया तो लोन की क्या कंडीशंस होंगी, ये कहेगा लोन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लूंगा, थोड़ा सा ब्याज लूंगा, है ना। मैंने कहा ठीक है भाई, ओके बात है, इंटरेस्ट तुम लोगे, जो भी तुम्हारा साल का इंटरेस्ट बनेगा वो मैं तुमको दे दूंगा। इतनी सी बात सेट हो गई। अब इसने बोला लोन तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन कुछ सिक्योरिटी भी तो लेके आओ। सिक्योरिटी ये जो होती है, इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को ही हम एक टर्म देते हैं जिसे बोला जाता है क्या? कोलेटरल, ठीक है। तो ये जो कोलेटरल होता है, इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो मैंने कहा कि यार मेरे पास में लैंड है, मैं लेने चला गया यहाँ पे 10 लाख का यहाँ पे लोन, और मेरा जो लैंड है वो है यहाँ पे सिर्फ 2 लाख का। तो ये बोला भाई इतना का तो काम नहीं चलेगा, मार्केट वैल्यू तुम्हारे लैंड की है सिर्फ 2 लाख। तो मैंने कहा यार कोलेटरल में तुम ये लैंड रख लो, प्लस में मेरी बाइक रख लो, ठीक है। इसने कहा बाइक भी रख ली तब भी तुम्हारा लोन 10 लाख का तो हो नहीं पा रहा है। मैंने कहा मेरे पास में 2 गाय हैं, वो भी तुम रख लो। तो जो भी लाइव स्टॉक होता है, ठीक है, यानी कि गाय भैंस जो होती है, लाइव स्टॉक होता है, वो भी आपका यहाँ पे कोलेटरल माना जा सकता है। इसने कहा यार इतने में भी काम नहीं चला, तुम्हें 10 लाख का लोन चाहिए और कुछ लेके आओ। मैंने कहा यार अब क्या ही लोगे, लो घर के कागजात भी ले लो, हाउस हो गया। फिर इसने कहा इससे भी काम नहीं चल रहा। मैंने कहा आप क्या जान लोगे बच्चे की? बोला नहीं यार, तुम्हारे पास में मैंने देखा है कि कुछ जो है यहाँ पे बैंक में पैसा भी पड़ा हुआ है, तो वो जो बैंक का पैसा है वो भी तुम एज अ सिक्योरिटी डाल दो, तब तुम्हें ये 10 लाख का लोन मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, इतनी सारी चीज़ें मैंने लगा दी और मुझे लोन मिल गया। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि लाइव कोलेटरल का एग्जाम्पल कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, मैं जो लोन में रख के आया हूँ। नाउ यार यहाँ पे बात आई कि ये जो आप दे के आ रहे हो कोलेटरल, वो क्या है? तो ये यहाँ पे एक सिक्योरिटी है, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, ये एक गारंटी है। इट इज़ अ गारंटी, इट इज़ अ गारंटी। गारंटी किसके लिए? गारंटी टू लेंडर, यानी कि जो देने वाला है उसके लिए गारंटी है। बाई द जो आपका बोरोवर है, जो आपका लोन लेने लग रहा है, वो क्या करता है यहाँ पे, अपना एक गारंटी टाइप की देता है। हाँ भाई मैं तुम्हें पैसा दूंगा एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, अगर नहीं दे पाए तो तुम ये अपने पास रख लेना, या फिर तुम्हें जो भी करना हो इस प्रॉपर्टी को बेच के भी अपना पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। नाउ अब यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है, उसमें आपका क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब देखो कोलेटरल, या फिर अब देखो जो भी आपने सेटलमेंट को करने के लिए जो भी चीज़ें लग रही हैं ना, यानी कि यहाँ पे आपका जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट का जो आपका रेट हो गया, जो भी आपने यहाँ पे कोलेटरल में रखा है इस क्रेडिट को उठाने के लिए या फिर लोन को उठाने के लिए, या फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन इसमें लगी है, ठीक है, क्या हो गया, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स या फिर डॉक्यूमेंटेशन हुई है, या फिर आपका यहाँ पे मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है, मोड ऑफ
रीपेमेंट। अब देखो यहाँ पे यार क्रेडिट लेने के कई सारे तरीके होते हैं। अब रीपे आप किस तरीके से करोगे वो भी आपका किस में आता है, इस पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ क्रेडिट में ही आता है कि आप किस तरीके से पैसा देने वाले हो, कैश में दोगे, चेक, मतलब किस रूप में आप दोगे। हो सकता है कि आप कहो कि मैं यहाँ पे अपना एक स्टार्टअप डाल रहा हूँ, उस स्टार्टअप में आपको आगे चल के मैं कुछ हिस्सेदारी दे दूंगा, या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है वो, ठीक है। आप किस मोड में दे रहे हो, कैश के फॉर्म में दे रहे हो या फिर अपने शेयर्स के फॉर्म में दे रहे हो, किस चीज़ में दे रहे हो, गुड्स भी आप दे सकते हो उसके बदले। तो जो भी आपका मोड ऑफ रिपेमेंट है वो भी आपका किसमें, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक, तो ये कहानी हो गई आपका क्रेडिट अरेंजमेंट वगैरह कैसे होते हैं, किस तरीके से आपका लोन दिया जाता है, लिया जाता है। नाउ आगे की बात पे बढ़ते हैं। इंडिया में आपको पता है कि यहाँ पे सरकारी बैंक वगैरह भी क्या देते हैं, लोन देते हैं, फार्मर्स को भी लोन देते हैं, हर किसी को लोन दिया जाता है इंडिया में। तो इंडिया का यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक फॉर्मल सेक्टर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट बना हुआ है इंडिया में, लोन वगैरह देने के लिए, क्रेडिट वगैरह देने के लिए। ना ये जो फॉर्म, अब समझना यहाँ पे ये है कि क्या फॉर्मल है क्या इनफॉर्मल सेक्टर लोन है। अगर आप बात करो लोन की, तो लोन आपको दो तरीके से मिल सकता है। एक आपका क्या होता है, फॉर्मल लोन, ठीक है। एक होता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर का लोन। तो इनफॉर्मल में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने जाके अपने फ्रेंड से लोन ले लिया, या फिर कोई मनी लेंडर से लोन ले लिया, या फिर कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैंने उनसे कहा कि मुझे आप 50,000 रुपये दे दो, मेरी सैलरी सपोज करो कि 30,000 है, मैं कहूँगा कि इस महीने की सैलरी भी इसमें इंक्लूड कर लेना, अगले महीने की भी कर लेना। तो ये एम्प्लॉयर से लोन लिया जा सकता है, ठीक है। तो जितने भी इस प्रकार के होते हैं कि आप किसी इंडिविजुअल से लोन लेने लग रहे हो, वो क्या हो जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट हो जाता है ना। फॉर्मल में याद रखना जो जो पॉइंट लिखा रहा हूँ, एक तो इसमें आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो जाएंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है ना, जिन्हें आप सहकारी करके बोलते हैं ना, सहकारी सोसाइटीज। एक बार नीचे कमेंट करके बताना क्या बोला जाता है इनको। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, बैंक हो गए आपके, ठीक है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस हो गए जो कि गवर्नमेंट ने अलग से सेट किए हुए हैं, जैसे कि आप देखोगे नाबार्ड हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं अलग अलग, तो ऐसे हो गया। फिर आपका जेसीआई हो गया, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी क्या उठाता है, जूट के जो किसान होते हैं उनको उनका जूट वगैरह ले लेता है, उनको काफ़ी कुछ जो है हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी क्या होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर आते हैं डायरेक्ट। और गवर्नमेंट के कुछ यहाँ पे इनके ऊपर क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको इतने परसेंटेज की लिमिट रखनी है। आपको पता है ना, आरबीआई इन सबको रेगुलेट करता है। चलो यार, दो चार बातें यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ। आरबीआई जो है उसने बैंकों के ऊपर कई सारे रेट फिक्स किए हुए हैं। जैसे कि आपका क्या होता है कि एक आपका एमएसई हो गया, ठीक है, एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से सुनते जाना। एक आपका क्या हो गया, एमएसई हो गया, और अरे यार क्या बोल रहा हूँ, एमएसएफ हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग, मार्जिनल स्टैंडिंग एफ से क्या होता है वो, यार क्या बोलते हैं इसको, फैसिलिटी, हाँ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। कभी कभी ना माइंड से वर्ड ऐसे स्लिप हो जाते हैं कि याद ही नहीं आता। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये है आपका सबसे पहला। अभी मैं आपको बताऊंगा किसमें क्या होता है, समझ लेना ध्यान से। आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। अगर मैं देखूं आपके टीसीएस के एग्जामिनेशन, तो आजकल इकोनॉमी का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा ही आ रहा है आपका। ये तो 10th का है, लेकिन स्टिल ये चीज़ें आपको कई जगह देखने को मिलेंगी, तो यहीं पे बता दे रहा हूँ। तो क्या बता दिया, एमएसएफ हो गया, देन आपका बैंक रेट हो गया। बैंक रेट होता है एक, आपका रेपो रेट होता है एक, होता है आपका रेपो रेट, एक होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। अब मुझे पता है कुछ बच्चों को पता होगा, तो चुपचाप बैठे रहो 2 मिनट के लिए, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी मेरे सामने, आई बस समझ में। अब ये हो गया आपका, देन सीपीआर हो गया, देन आपको यहाँ पे एसएलआर समझना है, और आपको यहाँ पे एक होता है आपका एनडीटीएल समझने का है आपको, और एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इकोनॉमी से या फिर इंडिया के बैंकिंग सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं इनके ऊपर। अरे यार, मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको जीके में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम भी आ रहा है, एसएससी के सारे एग्जाम्स अभी लाइंड अप हैं, और भी एफएसएसआई वगैरह के एग्जाम है। तो अभी मैं सोच रहा था एक दिन कि आपको क्यों ना 3000 प्लस क्वेश्चंस करा दिए जाएं जीके के, जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपको पता हो, टीसीएस ने जो रिसेंटली एग्जाम्स लिए हैं, बहुत सारे लिए, DSSB का लिया, कहीं किसी का कहीं किसी का, आपके एसएससी के इतने सारे हो गए, DSSB के हो गए। DSSB में काफ़ी बढ़िया जीके पूछते हैं, ठीक है। तो इन सब के जो क्वेश्चंस आए हैं वो विथ डिटेल करा दिए जाएं, क्योंकि थ्योरी करने से ज़्यादा जीके के बेटर क्वेश्चंस में ही थ्योरी करा दी जाए तो वो बेटर होता है। बाकी देखेंगे। खैर, देखो यार, क्या बता रहा था मैं आपको, ये कई सारे रेट्स होते हैं। एमएसएफ का मतलब क्या है, एमएसएफ का मतलब होता है कि यहाँ पे आप जो भी क्या कर रहे हो, आरबीआई लोन दे रहा है, ठीक है। आरबीआई क्या होता है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक को लोन देता है। तो जब ये बैंक को लोन देता है 1 नाइट के लिए, ठीक है, तो उस पर जो ये रेट परसेंट चार्ज करता है उसे बोला जाता है एमएसएफ, ठीक है। अब अगर बैंक
बैंक को पैसा दिया है तो आप उसमें कुछ ना कुछ वो इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ना, तो जो भी एक रात के लिए इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे बोला जाता है एमएसएफ। अब ये जो टर्म्स बता रहा हूँ ना यार, इनका काफ़ी डीप इम्पैक्ट पड़ता है अपनी इकोनॉमी पे। जब चाहे इकोनॉमी में आपको बढ़ाव और घटाव देखने को मिल सकता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वो सब इन्हीं रेट की वजह से होता है। ठीक है, तो बैंक रेट में क्या होता है भाई, जब भी आरबीआई आपका बैंक को अपना 14 दिन से ज़्यादा के लिए, ध्यान देना 14 डेज से ज़्यादा के लिए लोन देता है, उस पर जो इंटरेस्ट लेता है उसे बोला जाता है बैंक रेट। ठीक है, कितना, 14 दिन से ज़्यादा। देन अगर आपका 2 से 14 दिन यानी कि 2 to 14 डेज के लिए लोन दे रहा है, तब आपका उस पर जो रेट लगता है उसे बोला जाता है रेपो रेट। फिर ये जो रिवर्स रेपो रेट आता है, कभी कभी क्या होता है कि बैंकों के पास ना बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। बैंकों के पास जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वो सभी लोगों को लोन दे देंगे, और जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो वो खर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। वो कम चीज़ कम दाम की, सपोज करो आपको मैं अभी 10,000 रुपये दे दूँ, ठीक है, तो आप तो बिल्कुल अपना कंधा ऊंचा करके घूमने लगोगे मार्केट में। फिर आप कहोगे कुछ भी उठा के दे दो मुझे। तो जब ज़्यादा सामान खरीदोगे, महंगाई बढ़ती जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या बोलते हैं ये आरबीआई कि तुम बैंक वालों मुझे पैसा लाके दो, ठीक है, मैं उस पर तुम्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दूंगा। तो ये सबसे कम होता है। अगर कभी पूछा जाए कि इन सब, ये जो आपका एमएसएफ है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन सब में कौन सा रेट परसेंटेज सबसे कम होता है, तो रिवर्स रेपो रेट का ही सबसे कम परसेंटेज का इंटरेस्ट होता है। ये कौन देता है, बैंक देता है आरबीआई को। ठीक, ये चीज़ें हैं ना। अब ये सीपीआर क्या है, इसको सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। और फिर आपका एसएलआर होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्टैच्यूरी, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी, देन आपका आर से आ जाता है रेशियो। नाउ सीपीआर और एसएलआर में क्या डिफरेंस है। एसएलआर क्या होता है, वो परसेंटेज जो बैंक अपने पास में ही रखेगा। सीआरआर सीपीआर जो, सॉरी सीआरआर है, ये सीपीआर नहीं है यार, सीपीआर तो खैर, सीआरआर आपका क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है, जो आरबीआई अपने पास में रखता है सिक्योरिटी के रूप में, जो परसेंटेज ऑफ मनी, ठीक है, बैंकों से लेके रख लेता है ये अपने पास। और एसएलआर होता है जो कि बैंकों को रखना ही रखना होता है अपने पास हमेशा। ठीक है, उसे बोलते हैं एसएलआर। और एनडीटीएल क्या है यार, अभी एनडीटीएल का एक बार फुल फॉर्म याद रखना, ये होता है नेट डिमांड एंड टी से हो जाता है आपका टाइम, और एल से हो जाता है लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये एनडीटीएल भी याद रखना। एक्सचेंज रेट, देखो एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जब भी आपको कोई करेंसी है, ठीक है, अभी आज के टाइम पे अगर हम डॉलर की बात करें तो वो इंडिया में कितने रुपए का है, ठीक है, या फिर आपका 1 रुपया कितना डॉलर दे लाके दे रहा है, तो एक करेंसी दूसरे करेंसी में किस रेट पे एक्सचेंज होती है, उस रेट को क्या बोला जाता है, एक्सचेंज रेट बोला जाता है। इनको थोड़ा सा बेसिक याद रखना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले इसलिए बता दिया यहीं पे। ठीक है, चलो अच्छा, चलो यार एक और बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपका अभी जो DSSB का कोई एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने भी पूछा था। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है यार। इसमें हमेशा याद रखना, जब भी आपसे रिजर्व डिपॉजिट रेशियो पूछा जाए, ठीक है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, तो ये क्या होता है कि जो भी पैसा बैंक ने देखो यार इसे लिख ही देता हूँ मैं। बैंक यूज दिस रिजर्व, ठीक है, ये दिस रिजर्व टू मीट द डिमांड, ठीक है, फॉर कैश। यानी कि जब भी कैश की डिमांड आ जाती है, बैंक इस रिजर्व का यूज करते हैं इसको मीट करने के लिए। अब इसमें होता क्या क्या है, वो दो चीज याद रखना। एक तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी वॉल्ट में कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, वॉल्ट का कैश, प्लस में इसमें क्या होता है, जो भी डिपॉजिट है, डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आरडीआर में वॉल्ट का कैश प्लस में कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट, दोनों ही होते हैं। ठीक तो आपके ये कुछ चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए थी, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया। अगर ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है ना, अब देखो यार, यहाँ पे इंडिया में क्या देखा गया कि जो आपका लोन है, यानी कि जो क्रेडिट है, वो अगर सरकारी तक की या फिर आपका जो बैंक्स वगैरह हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो सरकार उसे गवर्न करती है, तो उससे लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट कि वहाँ पे जो आप अलग से जो प्राइवेट मनी लेंडर होते हैं उनसे अगर आप लोन लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, आपने कभी देखा ऐसे कि भाई कोई किसान है जिसने कि मनी लेंडर से कोई पैसा लिया हो और वो आगे सक्सीड हो पाया हो, है ना, नहीं होता है ऐसा।
तो अल्टीमेटली पैसा डूब ही जाता है। तो यहाँ पे अब क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि ये जो लोन दे रही है गवर्नमेंट, वो पुअर लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। अक्सर होता क्या है कि जो लोन देती है गवर्नमेंट, वो जो अपर क्लास के लोग होते हैं, जैसे कि ये मैं बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे ना कई चीज़ें ऑब्जर्व की गई, तो याद रखना यहाँ पे मैं जो 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में अलग से बताया गया है इसमें। तो देखो, पहला वाला जो सिनेरियो है ये है कुछ पुअर हाउस होल्ड्स का, ठीक है, यानी कि जो आपके गरीब घर के लोग होते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा गया, ये जो 15% का क्रेडिट ले रहे हैं, यानी कि लोन लेते हैं, जो टोटल अगर सपोज करो 100 लोग लोन लेते हैं, गरीब लोग, तो उसमें से वो 15 पर लोग तो ऐसे होते हैं जो कि बैंक से लोन लेते हैं, या फिर आपका गवर्नमेंट जिसको यहाँ पे वो गारंटी देती है वहां से लोन लेते हैं। लेकिन बाकी के 85 लोग उन मनी लेंडर से लोन ले रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना कोलेटरल नहीं होता, या फिर जो प्रक्रिया है लोन लेने की वो इतनी बड़ी होती है कि वहां पे वो लोग इतना कंफर्टेबल होते नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों को जब ज़रूरत होती है तो तुरंत की तुरंत होती है। ऐसा नहीं है कि वो वेट कर पाएँ कुछ दिन तक, ये बात पड़ जाती है। फिर बात आती है दूसरी फैमिलीज़ की, जो कि यहाँ पे आपका जो मिडल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, इनमें ऑब्ज़र्व किया गया कि 47 लोग तो कहाँ से ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी 53% ऐसे हैं जो कि बाहर के, यानी कि जो मनी लेंडर होते हैं आपका इनफॉर्मल सेक्टर से बेसिकली, ठीक है। अब जब भी मैं इनफॉर्मल सेक्टर की बात करूँगा या फॉर्मल की, ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर से 47% ही ले रहे हैं। लेकिन जब देखा गया कि जहाँ पे जो अच्छे वेल टू डू फैमिली के लोग हैं, यानी कि अच्छे खासे हैं, अपर क्लास के लोग हैं, वो लोगों में से 72 लोग जो है वो यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास में कोलेटरल भी होता है, पहुंच भी होती है, अच्छे एरियाज में रहते हैं तो वहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं कि लोन जल्दी मिल जाएगा। तो 28 लोग ऐसे हैं जो कि फिर भी ऐसे मनी लेंडर से जो है पैसा उधार ले रहे होते हैं। फिर यहाँ पे देखा गया जो सबसे अच्छी फैमिलीज होती हैं, आप देखोगे जितनी बड़ी कंपनीज है ना, वो सीधा लोन किससे लेती हैं, बैंक से लेती हैं। अभी बैंक से लेके देखो, अभी कितनी सारी कंपनीज पैसा लेके भाग भी चुकी हैं, है ना। तो उसका रीज़न यही है कि ये बड़ी कंपनी सीधा बैंक से ही पैसा लेती है 90%, और 10% बाकी का अदर लेती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की गई कि भाई मेन मुद्दा तो ये था कि क्रेडिट अगर हम दे रहे हैं फॉर्मल सेक्टर से, तो वो किसानों को मिले या फिर जो गरीब लोगों का घर है उन तक पहुंचे, है ना। तो इसके लिए फिर अलग अलग जो है स्कीम्स लाई गई। जब ये चीज़ ऑब्जर्व की कि लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे रूरल बैंक हमारे स्थापित किए गए, ठीक है। रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक होते हैं ना, सो दैट हर लोगों की पहुंच वहां तक हो पाए और वो आसानी से अपना वहां से क्रेडिट ले पाए। और इसके लिए अभी अकाउंट भी खोले गए, जनधन योजना के तहत उनके कई सारे अकाउंट्स खोले गए हैं। जो भी किसान लोग हैं या फिर आपके जो कमजोर श्रेणी में आते हैं लोग, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक ये जो हमारे गरीब घर के लोग हैं, या फिर ये गरीब घर में कौन आएगा बेसिकली, ये लोग जो छोटे छोटे काम करते हैं, या फिर किसान है, या फिर जो आपका एमएसएमईज होते हैं, है ना, इनमें काम कर रहे हैं। एमएसएमईज का चलो फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताना क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कदम उठा रही है। और यहाँ पे एक ग्रामीण बैंक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ग्रामीण बैंक का यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लिया जाता है, तो ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के जो थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टेप उठाया था। बांग्लादेश ने घर घर तक ग्रामीण बैंकों को पहुँचाया था काफ़ी पहले, तो इनका यहाँ पे एक मॉडल माना जाता है। आगे आते हैं। नाउ हमारे पास में लास्ट टॉपिक है एसएचजी का। तो ये एसएचजी क्या होते हैं, ये होते हैं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अब ये कैसे काम कर रहे होते हैं एक बार समझते हैं, देन आपका ये जो क्रेडिट वाला सिस्टम है ये फिनिश हो जाएगा, क्रेडिट वाला चैप्टर, देन हम ग्लोबलाइजेशन पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो एसएचजीज होते हैं, ये जैसे कि सपोज करो किसी गांव में कई सारे लोग हैं, वो यहाँ पे दिन का कुछ बचत कर लेते हैं, या फिर हफ्ते में कुछ बचत करके लाते हैं, या फिर कुछ वुमेन्स हैं जो कि जो घर के काम होते हैं, या फिर कुटीर उद्योग जिन्हें बोलते हैं ना, वो कर रही होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, दिन के 10 रुपये जमा कर लिए, 25 रुपये जमा कर लिए, या फिर हफ्ते का 100 रुपये हो गया, महीने का 500 रुपये हो गया, तो ये आपस में जमा करके 15 से 20 लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे सेविंग कर करके इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर जब किसी को ज़रूरत पड़ती है, इन 15-20 लोगों में से सपोज करो किसी घर पे शादी है, तो यहाँ पे अब ये पैसा यहाँ पे इनको उधार दे दिया जाता है। यानी कि जैसे कोई सेपरेट मनी लेंडर है, अब जो सेपरेट मनी लेंडर है वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, कंपाउंड। और एक बात ध्यान देना, ये जो मनी लेंडर होते हैं ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं। तभी तो आपने सुना नहीं कि बिरजू ने अपनी माँ के कंगन डाले थे लाला को उधार पे, वो बाद में चुका ही नहीं पाया उधार, और उसके माँ के कंगन वो लाला खा गया। तो ये आपने सुना होगा कभी मूवीज में, पहले की मूवीज में ये सब बहुत होता था। इसलिए होता था बिकॉज वो कंपाउंड होता रहता था, ठीक है। एसआई पे नहीं देते थे ये लोग,
CI पे देते थे, ये चीज़ है। यानी कि ब्याज पे भी ब्याज लगता रहता था। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं ये लोग एसएचजीज वाले कि किसी को ज़रूरत है तो कम इंटरेस्ट पे उसको दे दिया जाता था, फिर वो अपना वापस लौटा देता था। तब जब तो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप होता है 15 से 20 लोगों का, और जब ये 1 से 2 साल तक ऐसा होता है, यानी कि सेविंग्स करते रहते हैं, एक दूसरे को उधार दे देते हैं कुछ पैसा, ठीक है, जब इस तरीके से काम चलता है तो बैंक क्या करता है ना कि इनको फिर लोन दे देता है। जैसे कि अब सपोज करो ये जो 15-20 लोग हैं, इनके पास में कोई भी कोलेटरल है नहीं, ठीक है, क्या नहीं है इनके पास, कोई कोलेटरल नहीं है, जमीन ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि अब जो ऐसे कुटीर उद्योग में जैसे कोई महिलाएं काम कर रही हैं, है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, फिर बैंक यहाँ पे इसकी गारंटी ले लेते हैं। यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जब ये 1 से 2 साल पुराने हो जाते हैं, बैंक इनको लोन दे देता है आराम से, कुछ फिक्स्ड अमाउंट तक का, कि चलो ठीक है ये आप लोन ले लो। तो इसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। और इवन यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे अब सपोज करो आप कहोगे सर ये 15-20 लोगों में से ऐसा हो कि कोई एक पैसा लेके भाग जाए, तो इनकी आपस में ही जिम्मेदारी होती है कि ये सभी की जिम्मेदारी लेते हैं आपस में, किसी का भी पैसा गायब नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे बैंक देखता है कि 1-2 साल से सब ठीक ठाक चला आ रहा है, सबका बैकग्राउंड वगैरह ठीक है और इतना काम करते हैं, तो वो उस हिसाब से अपना बैंक एक मिनिमल अमाउंट तक जो है लोन इन सबको प्रोवाइड कर देता है। उसमें कोलेटरल नहीं देना पड़ता, सबसे बड़ी बात ये है, कोलेटरल नहीं देना पड़ता। तो उनके जिनके पास ज़मीन नहीं होती है वो भी पैसा लेके आते हैं, थोड़ा सा अपना कोई भी घर का उद्योग कर रहे हैं तो उसमें पैसा लगाते हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा होने लग जाता है, तो उससे उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं क्रेडिट से रिलेटेड, जो भी जितनी भी बातें थी वो आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये अभी हमें जो है देखना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक, चलो। और हाँ, ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है। जब ये ग्लोबलाइजेशन फिनिश, उसके बाद में हमें कंज्यूमर राइट पढ़ना है और आपकी इकोनॉमी पूरे तरीके से फिनिश हो जाएगी। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब मैंने जो चीज़ बोल दी ना वो होके रहेगी एनी हाउ। मैंने आपसे बोला था इकोनॉमी की कंप्लीट थ्योरी मैं कराऊंगा, दैट मीन्स होगी, और वो हो गई आपकी अभी कुछ दिन बाद, ये अभी एग्जाम से पहले आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। जो आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, व्हेन आई से एनीथिंग देन आई मीन इट, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही बनो, जब कुछ बोलते हो वो किया करो। ये नहीं तो मैं देखता हूँ कई बच्चे ये करूंगा वो करूंगा, ये फोड़ दूंगा वो फोड़ दूंगा, करना धरना फिर कुछ नहीं है। मेहनत करो थोड़ी सी, है ना। चलो देखो, नाउ जब ग्लोबलाइजेशन की बात होती है तो सबसे पहले पिक्चर में आता है एमएनसीज, ठीक है ना। बिकॉज पहले क्या हुआ करता था कि कंपनियां जो होती थी वो एक पर्टिकुलर एरिया में अपना रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है, ठीक है, एक कंपनी है जो कि ये ए कंट्री है, एक ए कंट्री है, एक बी कंट्री है। इसने बी कंट्री से यहाँ से रॉ मटेरियल मंगाया, यहीं पे अपना सारा कुछ बना बनू के बेचने लग रही है सारी की सारी फिर कंट्रीज़ को। तो एक चीज़ तो ये है। लेकिन जब एमएनसीज़ का यहाँ पे धीमे धीमे आने लग गई 20th सेंचुरी की बात, 20th सेंचुरी में जब हमने प्रवेश किया, यानी कि 1900s के एरा में, तो एमएनसीज जो होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ये तो आज के टाइम पे सबको पता ही होगा यार, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे अब देखो, जैसे कि कोई कंपनी है, सपोज करो यार कोई फ़ोन बनाने वाली कंपनी ही है, ठीक है। तो ये फ़ोन बनाने वाली कंपनी क्या करती है कि सबसे पहले इसको यहाँ पे फ़ोन बनाने हैं तो रिसर्च सेंटर वगैरह इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने रिसर्च सेंटर, सबसे बढ़िया रिसर्च सेंटर कहाँ मिलेंगे भाई, यूएसए में ही ये अपने सेटअप करेगी, बिकॉज वहाँ का जो रिसर्च है या फिर वहाँ के जो माइंड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, रिसर्च के मैटर में। तो इसने अपना सपोज करो रिसर्च सेंटर यूएसए में सेटअप कर दिया। लेकिन जब इसने कहा कि रॉ मटेरियल चाहिए या फिर फ़ोन की जो बॉडी वगैरह बनानी है या फिर फ़ोन की जो बॉडी के लिए पार्ट्स चाहिए, वो सबसे चीप कहाँ पे मिलेंगे आज के टाइम पे। पहले चाइना ऑप्शन हुआ करता था, बट आज के टाइम पे आपका वियतनाम हो गया और इंडोनेशिया हो गया, देन फिलीपींस हो गया, इंडिया हो गया ऑफ कोर्स, ठीक है, इंडिया हो गया या फिर आपका फिलीपींस हो गया। क्या हो गया भाई, फिलीपींस। तो ये सभी देशों में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही चीप मिल जाता है, यानी कि सस्ता मिल जाता है। तो यूएसए में वही रॉ मटेरियल आपको बहुत महंगा मिलेगा। तो इस कंपनी ने क्या कहा, एमएनसी ने, कि हमें बनाना तो सबसे कम पैसे में है, तो हमने ठीक है यहाँ से बना लिया, लेकिन अब हम रॉ मटेरियल क्या करेंगे, रॉ मटेरियल के लिए जो हमारा प्लांट है वो हम यहाँ खोल देते हैं और यहाँ पे हम जो है बेसिकली अपना जो भी रॉ मटेरियल है वो ले लेंगे, ठीक है, इस लोकेशन पे, इनमें से किसी एक लोकेशन पे जो उसको बेटर पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी एमएनसी है ना,
उसको सिर्फ ये नहीं देखना होता कि पैसा कम है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लैंड जो है वो आपको सब्सिडाइज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ना, आपको पता होगा इंडिया में ही बनाए जाते हैं, वहाँ पे आपको जो जगह है वो काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाए, अच्छी लोकेशन पे मिल जाए, वहाँ पे आपका प्लांट अच्छे से सेटअप हो जाए, वहाँ की लेबर कैसी है, तो स्किल्ड लेबर है वो थोड़े कम दामों में मिल जाए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो जहाँ पे ये सब के सारे फैक्टर मिला के फिट बैठते हैं ना, वहीं पे आपकी जो है एमएनसी अपने अलग अलग प्लांट खोलती है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, फ़ोन बना लिया, सब कुछ कर लिया, फिर इसकी जो असेंबलिंग होती है, ठीक है, रॉ पार्ट्स आपके बन गए, मटेरियल बन के तैयार हो गया, अब जो असेंबलिंग होगी वो आज के टाइम पे असेंबलिंग के लिए इंडिया को काफ़ी अच्छा मार्केट देखा जाता है। बाकी इंडोनेशिया, वियतनाम ये भी ठीक है, चाइना तो खैर अभी चल ही रहा है खैर, लेकिन वहाँ से जब से ये अपने आप में काफ़ी प्रभुत्व जमाने लग गए हैं, तो काफ़ी सारी कंपनीज़ ने चाइना को छोड़ा भी है। वियतनाम, इंडोनेशिया में इन्होंने प्रवेश किया है काफ़ी एमएनसीज़ ने। तो ये है असेंबलिंग वहाँ पे करवाते हैं। देन अगर बात करी जाए फिर सर्विसेज की, सर्विसेज में जैसे कि आपका कॉल सेंटर हो गए, तो सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर पता कहाँ पे है? इंडिया में, बेंगलोर में, ठीक है, इंडिया में, वो भी स्पेशली जो बेंगलोर है। तो जो आपका सर्विसेज का हब है, कॉल सेंटर्स का जो हब है, यानी कि कस्टमर केयर जो है ना, सबसे ज़्यादा कस्टमर केयर सबसे ज़्यादा कंपनीज़ की इंडिया में ही है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या इंग्लिश में फ्लुएंट होते हैं, हम लोग को अगर इंडिया की बात की जाए तो जो इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे लोग जो है कम सैलरी में काम करने को भी मान जाते हैं कस्टमर केयर में। तो ये चीज़ है, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ काफ़ी कम दाम में इनको मिल जाता है, काफ़ी कम इनको कॉस्ट लगानी पड़ती है, इसलिए इंडिया इज़ अ वेरी फेवरेबल प्लेस। दूसरी बात कि इंडिया में जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो जो इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए वो बहुत ज़्यादा हैं, कम कॉस्ट में अवेलेबल है। तो इनको जब ये सब ये अलग अलग जगह, यानी कि ये एमएनसी है, इसने अपना रिसर्च सेंटर यूएसए में खोल रखा है असेंबलिंग के लिए, इसने सपोज करो वियतनाम में खोल दिया, और इसने रॉ मटेरियल अपना वियतनाम में खोल दिया, असेंबलिंग इंडिया में करा ली, इसके बाद में कॉल सेंटर के लिए इंडिया में, सॉफ्टवेयर के लिए भी इंडिया में इंजीनियर ले लिया। तो इससे हुआ क्या कि जब इसने इतनी जगह अपना खोल लिया तो इसकी जो कॉस्ट कटिंग है वो 50 से 60% की कॉस्ट कटिंग हो गई। अगर ये यूएसए में ही सारा कुछ खोलता ना तो इसको डबल यहाँ पे खर्चा पड़ जाता सब कुछ देने में, क्योंकि यूएसए में जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ लेबर है, वो बहुत ज़्यादा है, सारे के सारे लोग मोस्टली वहाँ पे स्किल्ड हैं, और कॉस्ट ऑफ पेमेंट वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे क्या हुआ, एमएनसीज ने अपना सेटअप करना स्टार्ट किया। नाउ एक बात आप याद रखना कि यहाँ पे एमएनसीज के बारे में दो पॉइंट आपको पूछे जाएंगे कि क्या ये जो लोग हैं एमएनसीज या फिर एमएनसीज जो है वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या ये ग्लोबली बेचते हैं? तो हाँ, ये ग्लोबली जो है इसको सेल भी करते हैं और ग्लोबली अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखना, आपने देखा ना अलग अलग कंट्रीज से प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोड्यूस करने के बाद में अलग अलग कंट्रीज में बेच भी देंगे। आप देखो आज के टाइम पे कोई भी एक फ़ोन की कंपनी है तो वो हर जगह ही एक्टिव है मोस्टली, ठीक है। तो ग्लोबली उसको सेल भी करते हैं और ग्लोबली उसको बनाते भी हैं, ग्लोबली सेल हो गया, ग्लोबली प्रोड्यूस भी करते हैं। तो ये दोनों ही बातें एमएनसीज को लेकर के करेक्ट होती हैं, ठीक है। एमएनसी का ज्ञान आपको भी मुझे पता है बहुत से बच्चों को पता ही होगा सारी की सारी चीज़ें, बट स्टिल एक बार हमने देख लिया क्या क्या है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जो एमएनसीज होती हैं वो सेटअप करने के लिए कई सारे फैक्टर देखती हैं, जिसमें से कि एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो किसी कंपनी को लेकर के कितनी लीनियंट है, कितना यहाँ पे ये सब्सिडी देती है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है कि हम तुम्हें ये जो लैंड है ये 5 साल के लिए फ्री दे देंगे, यानी कि तुम इस लैंड पे अपनी फैक्ट्री बनाओ, 5 साल के लिए तुम्हें फ्री दे दिया, इसके बाद तुम टैक्स देना, और ऐसे कुछ कुछ करके, क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आओ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ, अगर मैं बात करूं कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। देन हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। ना इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि सपोज करो मेरी एक कंपनी है, मैं यहाँ पे एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, मैं इंडिया का इंडियन हूँ और मैं इंडिया में ही अपनी कंपनी खोल रहा हूँ। अब मैं जब अपनी कंपनी खोलूँगा या फिर मैं अपनी कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे लैंड चाहिए होगा, मैं यहाँ पे वाटर मुझे चाहिए होगा, बिल्डिंग चाहिए होगी, कोई मशीनरी वहाँ पे मेरे को लेनी होगी, और जो भी मैं वहाँ पे बेसिक अमेनिटीज़ यूज़ करूँगा और वहाँ पे जो मैं अपने वर्कर्स लगाऊंगा उनको कुछ पेमेंट करूँगा उनकी, तो ये सब मेरा क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट। यानी कि मैं जो प्रोडक्शन करने पे पैसा लगाता हूँ वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक। इतनी सी बात ठीक है। अब जब ये एमएनसीज किसी दूसरी कंट्री से आकर के किसी और दूसरी कंट्री में आती हैं, फिर हमारे इंडिया में सपोज करो कोई अदर कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, तो वो अगर इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया में जितना भी, उसे क्या बोलेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर उसी से हमारा एफडीआई वहाँ पे हमारा बन रहा होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली होता क्या है कि कई बार जो एमएनसीज आती है ना,
वो क्या करती हैं कि वो बोलती हैं कि हम नया यहाँ पे क्यों खोलें यार, हमें यहाँ पे नया एक अगेन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करते हैं, यहाँ पे पहले से एक लोकल कंपनी काम कर रही है। इस सिनेरियो को बहुत ही अच्छे से समझना। क्या होता है, सपोज करो कि ये इंडिया है, ठीक है, इस इंडिया में एक छोटी सी कंपनी है, लोकल कंपनी है ए नाम की, और ये बी नाम की यहाँ पे एमएनसी है। ये ए नाम की कंपनी जो है ये ऑयल बनाती है, या फिर ऑयल रिफाइनरी ऑयल्स का काम है इसका, डालडा रिफाइनरी ऑयल ये सब। और बी कंपनी का भी क्या है, ऑयल रिफाइनरी करनी होती है इसे। इसने देखा यहाँ पे इस कंपनी के पास फैक्ट्रीज हैं, और यहाँ पे इसको अब देखो, ये इस कंट्री में इंडिया में आके ये बी वाली कंपनी क्या करेगी, या तो इसके पास एक ऑप्शन है कि अपना प्लांट खोल ले, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि ये इस वाली कंपनी को, ये जो छोटी कंपनी है ना, इसको खरीद ले, या फिर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे, या फिर इसका 80% हिस्सा खरीद ले, जिससे कि क्या होगा कि ये वाली कंपनी का जो भी मटेरियल है, जो भी इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो भी इसके कॉन्टैक्ट हैं, लोकल डीलरशिप होती है, या फिर इसकी वो सारे के सारे क्या हो जाएगी, सप्लाई चेन इस कंपनी बी के हाथ में आ जाएगी। तो ये कंपनी बी जो है यहाँ पे तो सामान बनाएगी और यहाँ पे बेचेगी सही, लेकिन और भी जगह बेच पाएगी, तो इससे फ़ायदा बी कंपनी को हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे क्या होगा ना, ए कंपनी ने सपोज करो ऑफर ये रख दिया कि तुम्हें अगर आना है तो आओ, लेकिन 50-50% में आओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी ये एमएनसी लेके आ रही है वो ए को मिलेगी, जो एडवांस ये पैसा लेके आ रही है वो भी मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़्यादा लगाएगी ये बी वाली कंपनी ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर 50% शेयर ले रही है तो उसे कुछ ना कुछ पैसा तो लगाएगी ना, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ए कंपनी को भी होगा। तो दो सिनारियो होते हैं कि या तो ये इसे पूरा खा जाएगी ए वाली कंपनी को, या फिर इसके साथ 50-50% करके, या जो भी परसेंटेज में होता है, तो उससे दोनों को फ़ायदा होगा। क्लियर है यहाँ तक? माइंड में कुछ बातें गुजर रही हैं क्या? एक एग्जाम्पल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एक कारगिल कारगिल फूड्स करके, ठीक है, कारगिल फूड्स करके एक कंपनी है, जो कि ये जो कंपनी है ना कारगिल फूड्स, ये है यूएसए की, नाम है इसका कारगिल, लेकिन ये है यूएसए की। और इंडिया में एक एडिबल ऑयल की कंपनी हुआ करती थी, परख ऑयल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये कारगिल फूड आकर के इंडिया में परख ऑयल को खरीद लेता है। इंडिया में उस टाइम पे परख ऑयल का बहुत सारा अकेला यही इंडिया में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहा था, ठीक है। और इसने परख ऑयल के अलावा जो भी और छोटी छोटी ऑयल कंपनीज थी उनको भी खरीद लिया। तो अब इस पूरी कंट्री इंडिया में जो ऑयल आ रहा है वो अब किसका आ रहा है, कारगिल फूड्स का, क्योंकि इसने परख को और भी जितने भी छोटे मोटे और थे उन सबको भी अपने अंडर ले लिया। तो यहाँ पे बेसिकली अब हुआ क्या कि पूरा मार्केटिंग नेटवर्क इंडिया का किसके हाथ में आ गया, यूएसए कंपनी, जो जिसका नाम क्या है, कारगिल फूड्स। अब इसने यहाँ पे जितने भी ऑयल रिफाइनरीज थे सबका यूज करके प्रोड्यूस करा बहुत सारा एडिबल ऑयल, और उसको इंडिया में तो बेचा ही बेचा, और भी जगह बेचा, उसका एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया, बिकॉज ये है क्या, यूएसए कंपनी है ना। अब इससे हुआ क्या कि ये जो प्राइजेस हो रही है ना, प्राइस ऑफ ऑयल इन इंडिया, ये कहीं ना कहीं किसके हाथ में पहुंच गया। अब इसे डिसाइड कौन करेगा, ये कारगिल फूड वाला, क्योंकि जब ये छोटी छोटी कंपनीज थी ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपटीशन तो था कि भाई एक कंपटीशन है दूसरा है, नहीं तो ये प्राइस ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा बिकेगा नहीं। जब इसके ही हाथ में सारे आ गए तो यहाँ पे प्राइस का भी डिसाइडर कहीं ना कहीं क्या बन जाती है, एमएनसीज। और जब ऐसा हो जाता है ना किसी छोटी कंट्री में, अब इंडिया तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है तो इतना असर देखने को मिल नहीं पाता है, लेकिन जब कोई छोटी कंट्री हो ना, सपोज करो ये जाम्बिया है, ठीक है, यहाँ पे एक कंट्री ऐसा, एक का एमएनसी आके ऐसा कर दे, तो कहीं ना कहीं ये जो एमएनसी है ना बहुत पावरफुल हो जाएगी, फिर ये गवर्नमेंट में भी इंटरफियर करने लगेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे नियम बनाओ कि एमएनसीज को आने तो दो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि उनके ऊपर भी आपका कंट्रोल हो, नहीं तो वो आपकी कंट्री को ही बर्बाद कर देंगी, ठीक है। ये चीज़ भी है एक। तो ये सभी पॉइंट आपके माइंड में आई होप अब क्लैरिफाई हो गए होंगे ना। अब हम आगे बढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन पे, बिकॉज आपके माइंड में प्लस क्या है इसका, नेगेटिव क्या है, दोनों ही होने चाहिए, है ना। चलो, अब एक फ़ायदा यहाँ पे एमएनसीज का क्या होता है कि जैसे सपोज करो यहाँ पे एक छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या किया है इसने कि वहाँ पे अब छोटे छोटे गांव हैं, यहाँ पे ये लोग फुटबॉल को सिलते हैं, ठीक है, फुटबॉल जो बनती है वो सिल के बनती है, उसको फुटबॉल को सीने का काम यहाँ की महिलाएं करती हैं, फिर जो लोकल वर्कर्स होते हैं वो करते हैं आराम से, और उनको ये सभी ये क्या कैसे बनाते हैं। अब देखो, मैंने जब आपको मार्केटिंग पढ़ाई थी ना, तो वहाँ पे मैंने आपको जेनेरिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। ज्ञान देखो कभी बर्बाद नहीं जाता। तो मार्केटिंग में जब मैंने आपको बताया जेनेरिक प्रोडक्ट होते हैं, तो ये जेनेरिक प्रोडक्ट को यहाँ पे कौन खरीदेगा, ये कंपनी खरीदेगी, अपने ब्रांड का नाम चिपकाएगी और बेच देगी। इससे कहीं ना कहीं फायदा इन लोगों को भी हुआ कि इन लोगों को काम मिल गया, और फिर इनका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से लिंक होने लग गया पूरी की पूरी दुनिया। अब देखो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं यहाँ इंडिया के एक छोटे से गांव का सामान जा रहा है जो कि अंडर द ब्रांड ऑफ किसी एमएनसी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। तो ये सब चीज़ें हो गई। नाउ अब हम बात करेंगे यार कि फॉरेन ट्रेड क्या है, ठीक है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट बात है, फॉरेन ट्रेड इन इंटरलिंकिंग, इन इंटरलिंकिंग इंटरलिंकिंग, ठीक है, मार्केट्स ग्लोबली, ठीक है, मार्केट्स
ग्लोबली। अब आपको समझना है कि ये जो फॉरेन ट्रेड है उससे जो मार्केट्स हैं ग्लोबली कैसे इंटरलिंक होते हैं या इंटीग्रेट होते हैं, और बेसिकली ये फॉरेन ट्रेड होती क्या है। इसके दो मीनिंग होते हैं, यानी कि एक बाईलिंगुअल इसकी मीनिंग है, बाईलिंगुअल तो नहीं बोलेंगे, टू फोल्ड इसकी मीनिंग होती है। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, टू फोल्ड मीनिंग है। समझना क्या होता है ये आपका फॉरेन ट्रेड। देखो, जैसे कि ये है अपना इंडिया, ठीक है, द ग्रेट इंडिया। नाउ यहाँ पे एक कंट्री है बी। क्या हुआ, ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, और सपोज करो ये सी कंट्री भी है, यहाँ पे डी कंट्री भी है, सारी कंट्रीज हैं। नाउ अपनी इंडिया में एक कंपनी है टाटा, ठीक है, टाटा इंडिया की कंपनी है। अब जब ये टाटा का यहाँ पे बिजनेस काफ़ी अच्छा चला तो इन्होंने क्या किया, अपना जो प्रोडक्शन था वो और देशों में भी ले गए। आज के टाइम पे टाटा कई सारी कंट्रीज में है कि नहीं है। तो जब अपनी कंट्री का जब प्रोड्यूसर्स क्या कर पाए, अपना जो प्रोडक्शन है या फिर अपना जो बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ अपने मार्केट्स में ही नहीं, और भी मार्केट में, और भी जो और कंट्रीज के मार्केट हैं वहां तक लेके जा पाए, तो इसे क्या कहोगे, फॉरेन ट्रेड कहोगे। क्या कहोगे, जब हमारे इंडिया का जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है, हमारी इंडिया की कोई कंपनी है जो कि अलग अलग जगह जाके, अब जैसे एमएनसीज मैंने बताया यूएसए की है, बट इंडिया की भी तो एमएनसीज हैं, है ना। तो इंडिया की टाटा जाके जगह जगह काम करने लग रही है, जगह जगह जाके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रही है या फिर कुछ अपना सामान बेचने लग रही है। तो ये क्या है, फॉरेन ट्रेड हो गया। हमने अपना जो हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं वो जाके दूसरी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, ठीक। दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, ये हमारी कंट्री ए है ना, और इस कंट्री ए में यहाँ पे क्या होता है कि इंपोर्ट होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो कि एक्स है, ठीक है। एक्स सुन करके अपनी भावनाओं को मत जगाएं, ध्यान से देखें, ठीक है। ये जो एक्स है, यहाँ पे कोई एक सामान है, ये एक्स आपका कोई क्या ले लूँ यार, टॉय ले लो, ठीक है, कोई टॉय है। तो यहाँ पे किसी दूसरी कंट्री कोई कंपनी है वो आकर के यहाँ पे इंडिया में टॉयज़ को लेके आती है और टॉयज़ को बेचने लग जाती है। जब ये टॉयज़ को बेचती है, यानी कि जब इंडिया यहाँ पे क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ के जो लोग हैं ना, इन लोगों के सामने वैरायटी आएगी कि कई सारी वैरायटी आ गई। अब जो इनको पसंद आएगी, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइसिंग में सही लगेगा, वो ये ले लेंगे। यानी कि यहाँ पे फ़ायदा किसको हुआ, जो हमारे कंज्यूमर है, ठीक है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पे इनको अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ। तो जब इन दोनों को ही मिला करके दोनों क्या होती हैं, फॉरेन ट्रेड होता है। यानी कि या तो आपके देश की कंपनी बाहर जाके बिजनेस कर रही है तो क्या लेके आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो नहीं लेकिन फॉरेन का पैसा लेके आएगी। वो अलग एस्पेक्ट है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल अभी इस पे ही स्टिक करते हैं जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये क्या किया, बाहर का पैसा लेके आई, तो ये क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, पहला पॉइंट। फॉरेन ट्रेड का दूसरा पॉइंट होता है कि कहीं और की कंपनी आके अगर आपको इंपोर्ट करने लग रही है, या फिर आपकी कंट्री क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, तब भी ये क्या हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो भी मार्केट है ग्लोबली कैसे हो गए, इंटरलिंक हो गए कि नहीं हो गए, क्लियर हुई बात। तो फॉरेन ट्रेड कैसे इंटरलिंक करता है ये आपको समझ में आया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन अब क्या है, ठीक है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कैसे क्या इंट्रोड्यूस हुआ, अब हमें इसकी बात करनी है। इंडियन इकोनॉमी आपको समझ में आई चीज़ें कैसे काम करती हैं, यहाँ तक छोटी मोटी चीज़ें देखी हमने, और आई होप आपको इसमें से कई सारी चीज़ें कुछ बच्चों को पता भी होंगी, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। एक काम करते हैं, आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे और ये ग्लोबलाइजेशन एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ये ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी एक ही साथ ले जाना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, ठीक है। इसको एक साथ करेंगे, देन आपका जो कंज्यूमर राइट है वो वाली क्लास कर लेंगे, देन आपका ये फिनिश हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। और ये मुझे कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे एग्रीकल्चर के ऊपर क्लास कराओ। यार एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, पहली बात तो एग्रीकल्चर नहीं आना है आपके सिलेबस में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आने हैं। वो जो एक्चुअली में क्वेश्चंस हैं वो साइंस के हैं, और आई डोंट नो कि ये क्या ट्रेंड चल रहा है कि अभी एग्रीकल्चर का बार बार आप लोग बोल रहे हो, उसमें क्वेश्चन ही नहीं आना, टाइम वेस्ट क्यों करवाऊँ मैं उसमें, है ना। एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस नहीं आने हैं, वो बेसिक से क्वेश्चन आने हैं, वो साइंस के हैं, ठीक है। साइंस में बायोलॉजी को करोगे अल्टीमेटली वो चीज़ें हो जाएंगी, तो ये कुछ अलग से है नहीं। और हिस्ट्री में आपका एक फॉरेस्ट वाला चैप्टर है, कुछ चीज़ें उसमें कवर्ड हो जाएंगी, बाकी एग्रीकल्चर आपका कुछ ऐसा स्पेशल नहीं आना है, तो स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन दैट। और अभी एंड करता हूँ इस सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड मेहनत करते रहिए, और बस एंड करूँगा।